इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था व्यवहारवाद। तो यदि आपका व्यवहारवाद क्लियर हो गया है तो ये जो उत्तर व्यवहारवाद है इसको समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो जो ये उत्तर व्यवहारवाद है इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ या इसकी भूमिका, उसके बाद में इसके उदय के कारण, उसके बाद में इसकी विशेषताएं या इसकी मूल मान्यताएं और उसके बाद में इसकी समस्या। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ या इसकी भूमिका। उत्तर व्यवहारवाद का पिता डेविड ईस्टन है। जो व्यवहारवाद है उसका वास्तविक पिता कौन है? डेविड ईस्टन है। और ये जो उत्तर व्यवहारवाद है इसका पिता भी कौन है? डेविड ईस्टन ही है। यह उपागम यानी कि उत्तर व्यवहारवाद तथ्य एवं मूल्य दोनों के विवेक सम्मत अध्ययन पर बल देता है। यह परंपरावाद एवं व्यवहारवाद दोनों में समन्वय करता है। तो जो परंपरागत उपागम होता है वह मूल्यों पर बल देता है और जो व्यवहारवाद होता है वह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। लेकिन जो ये उत्तर व्यवहारवाद है यह तथ्य और मूल्य दोनों के अध्ययन पर बल देता है, यानी कि परंपरावाद और व्यवहारवाद दोनों में सामंजस्य करता है, दोनों में समन्वय करता है। अब आगे देखते हैं। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का विरोध ही नहीं है बल्कि यह व्यवहारवाद में सुधार करता है। उत्तर व्यवहारवाद मानता है कि शोध यानी कि अनुसंधान, रिसर्च किसी भी पद्धति से किया जाए लेकिन वह प्रासंगिक होना चाहिए। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है यह व्यवहारवाद का विरोध नहीं करता है बल्कि व्यवहारवाद में सुधार करता है। यह मानता है कि राजनीति विज्ञान में शोध तो होने चाहिए, अनुसंधान तो होने चाहिए, लेकिन वे अनुसंधान प्रासंगिक होने चाहिए, समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो ये हो गया उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ। तो उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है कि अध्ययन का ऐसा उपागम या अध्ययन का ऐसा तरीका जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों को आधार मानकर अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण। 1960 के अंतिम वर्षों में व्यवहारवाद की तीव्र आलोचना होने लगी। डेविड ईस्टन ने स्वयं आलोचना की जो कि व्यवहारवाद का जन्मदाता था। तो जो डेविड ईस्टन है जो व्यवहारवाद का जन्मदाता था उसने स्वयं ही व्यवहारवाद की आलोचना की। 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में इस क्रांति की शुरुआत हुई जिसके उदय के निम्नलिखित कारण थे। तो अब देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, इसका जन्म क्यों हुआ। तो इसका जन्म क्यों हुआ होगा? क्योंकि व्यवहारवाद में कुछ कमियां रही होंगी, उन कमियों की वजह से उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ होगा। तो अब देखते हैं इसके उदय के कौन कौन से कारण हैं। तो पहला कारण है राजनीतिक विचारक मानने लगे थे कि मात्र वैज्ञानिक अध्ययन से राजनीति विज्ञान की विश्वसनीयता नहीं बढ़ेगी बल्कि इसे प्रासंगिकता की कसौटी पर भी उतरना होगा। यानी कि केवल राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन करने से राजनीति विज्ञान की विश्वसनीयता नहीं बढ़ेगी बल्कि जो ये वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है यह प्रासंगिक भी होना चाहिए, यह समस्याओं का समाधान करना चाहिए। दूसरा है व्यवहारवाद में मूल्य और तथ्यों में अंतर किए जाने से राजनीति विज्ञान मूल्यों के प्रति संवेदनहीन होने लगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे आदर्श प्रभावित होने लगे। अतः व्यवहारवाद में परिवर्तन आवश्यक हो गया। तो जो व्यवहारवाद है वह केवल तथ्यों के बल पर, तथ्यों के अध्ययन पर बल देता था और मूल्यों की उपेक्षा करता था, यानी कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देता था। तो इस वजह से जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्य हैं वे प्रभावित होने लगे, इसलिए व्यवहारवाद में परिवर्तन आवश्यक हो गया। और फिर किसका जन्म हुआ? उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। उदय के कारणों में तीसरा कारण है उस समय यानी कि व्यवहारवाद के समय
उस समय विश्व में शीत युद्ध, साम्यवाद, तानाशाही, परमाणु बम का भय आदि समस्याएं चल रही थी, लेकिन व्यवहारवाद इनके प्रति उदासीन बना रहा, जबकि वास्तव में व्यवहारवाद को समस्या का समाधान करना चाहिए था। इनकी व्यवहारवाद इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था, इसलिए एक नए उपागम की, एक नए सिद्धांत की आवश्यकता महसूस हुई। चौथा है, व्यवहारवादी मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ रहे। ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं बन पाया जिससे राजनीतिक घटनाओं की भविष्यवाणी की जा सके। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा है, परंपरावादी तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोणों की कमियों व उनके आपसी विरोध ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति विज्ञान को ऐसी अवधारणा की आवश्यकता है जो इन दोनों दृष्टिकोणों की कमियों से मुक्त हो और उसमें इन दोनों के गुण विद्यमान हो। तो जो परंपरागत उपागम है या जो परंपरावादी अध्ययन का तरीका है वह मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है, जबकि व्यवहारवाद तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। और तथ्य और मूल्य एक दूसरे के विरोधी होते हैं, यानी कि व्यवहारवाद परंपरागत के विरोध में आया था। तो एक ऐसे उपागम की आवश्यकता महसूस हुई जो तथ्य और मूल्य इन दोनों में सामंजस्य कर सके, वह इन दोनों के गुणों को एक साथ ला सके और इनकी कमियों को दूर कर सके। तो इस प्रकार इन सभी कारणों से उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। अब देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं या विशेषताएं। ये विशेषताएं या मूल मान्यताएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान से देखना। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए हैं। पहला है शोध की प्रासंगिकता और दूसरा है कर्म या क्रिया यानी कि एक्शन। ये दो बातें हैं, इनको बिल्कुल रट लेना आप। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, पीजीटी, टीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस आता है, उसमें उत्तर व्यवहारवाद अगर पूछा जाता है तो ज़्यादा चांस यही होते हैं कि ये दो बातें पूछते हैं, शोध की प्रासंगिकता और कर्म। इसका मतलब है कि जो व्यवहारवाद है वह केवल शोध यानी कि अनुसंधान पर बल देता है, लेकिन जो उत्तर व्यवहारवाद है वो ये कहता है कि जी राजनीति विज्ञान में जो शोध किया जाता है वह प्रासंगिक होना चाहिए। और दूसरा है कर्म, यानी कि जो राजनीति विज्ञान में शोध है वह क्रियाशील होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए, उसे सामाजिक समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए हैं। पहला है शोध की प्रासंगिकता और दूसरा है एक्शन यानी कि कर्म। अब आगे देखते हैं। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया है जिन्हें वह प्रासंगिकता के सिद्धांत क्रेडो ऑफ रिलेवेंस कहता है। तो डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख करता है और जिन्हें वह क्या नाम देता है, प्रासंगिकता के सिद्धांत। तो अब देखते हैं ये प्रासंगिकता के सिद्धांत यानी कि उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला है तकनीक से पहले सार, सबस्टांस बिफोर टेक्निक, यानी कि तकनीक से पहले सार महत्वपूर्ण है। जो हम शोध कर रहे हैं, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तकनीक ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि जो व्यवहारवाद है वो क्या मानता है कि राजनीति विज्ञान में तकनीक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राजनीति विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान की भांति होना चाहिए। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है कि तकनीक से पहले सार का महत्व है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। राजनीतिक अनुसंधान में तकनीक का उतना महत्व नहीं है जितना सार तत्व का है। तो उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है कि जो राजनीतिक शोध है, राजनीतिक अनुसंधान है, उसमें तकनीक का उतना महत्व नहीं है जितना सार तत्व का है। यदि तकनीक की दृष्टि से कोई अनुसंधान
उच्च कोटि का हो लेकिन समस्याओं के समाधान में सहायक न हो तो उससे दूर रहना ही सही है। यानी कि टेक्निक भले ही कितनी ही अच्छी हो, लेकिन यदि उस शोध का, उस अनुसंधान का कोई सामाजिक महत्व नहीं है तो ऐसे अनुसंधान का या ऐसे तकनीक का कोई महत्व नहीं है। व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा है, गलत होना उतना बुरा नहीं है। इसको याद रखना आप। व्यवहारवादी क्या मानते हैं कि अस्पष्ट होना जितना बुरा है, गलत होना उतना बुरा नहीं है। जो व्यवहारवाद है वो राजनीति विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान बनाना चाहता है, यानी कि राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान की तरह है स्पष्ट नियम बनाना चाहता है। तो ये क्या कहता है व्यवहारवाद कि अस्पष्ट होना ज़्यादा बुरा है, गलत होना उतना बुरा नहीं है। यानी कि जो अध्ययन है वह अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल वैज्ञानिक होना चाहिए। जबकि आगे है, उत्तर व्यवहारवादियों का नारा था कि अप्रासंगिक स्पष्टता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। यानी कि ऐसी स्पष्टता या ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन किसी काम का नहीं है जो अप्रासंगिक हो। तो अप्रासंगिक स्पष्टता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। भले ही हम अस्पष्ट हों लेकिन उसकी कुछ प्रासंगिकता होनी चाहिए, बल्कि अप्रासंगिक स्पष्टता का कोई महत्व नहीं है। यानी कि इसका मतलब यही है कि जो व्यवहारवाद है वो तकनीक पर ज़्यादा बल देता है, वैज्ञानिक अनुसंधान पर ज़्यादा बल देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद प्रासंगिकता पर ज़्यादा बल देता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद सामाजिक स्थिरता पर बल देता है। उसने अपना ध्यान तथ्यों के विश्लेषण तक ही सीमित रखा है। तो जो व्यवहारवाद है वह सामाजिक स्थिरता पर बल देता है, क्योंकि व्यवहारवाद एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह है, राजनीति विज्ञान को बनाना चाहता है कि जिस प्रकार एक प्राकृतिक विज्ञान होता है, एक भौतिक विज्ञान होता है, वो स्थिर होता है। जो भौतिक विज्ञान होता है उसके नियम प्रत्येक देश में एक समान पाए जाते हैं। यानी कि जो भौतिक विज्ञान है या जो प्राकृतिक विज्ञान है वो स्थिरता पर बल देता है, वो स्थिर रहता है। उसी प्रकार जो व्यवहारवाद है वह भी सामाजिक स्थिरता पर बल देता है। अब आगे देखते हैं। उत्तर व्यवहारवाद मानता है कि राजनीति विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि तकनीक से ज़्यादा सार महत्वपूर्ण है, और दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद में की विशेषताओं में तीसरी विशेषता है समस्या निदान पर बल या समस्या के समाधान पर बल। व्यवहारवाद ने अमूर्तकरण और तथ्यों के विश्लेषण पर बल देते हुए राजनीति के क्रूर यथार्थ की उपेक्षा की है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद का मानना था कि यदि तात्कालिक संकटों का समाधान नहीं किया गया तो सारी मानवता का विनाश हो सकता है। तो जो व्यवहारवाद है उसका पूरा ध्यान इसी पर रहा कि राजनीति विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान कैसे बनाया जाए। यानी कि व्यवहारवादी हमेशा प्रयोगशालाओं में ही काम करते रहे, विश्वविद्यालयों में ही काम करते रहे। वे समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए समाज के अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं किया। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद मानता है कि यदि जो समाज के संकट हैं, यदि उनका समाधान नहीं किया गया तो सारी मानवता का ही विनाश हो जाएगा, और ऐसे राजनीति विज्ञान का या ऐसे वैज्ञानिकता का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए राजनीति विज्ञान को समस्या के निदान पर बल देना चाहिए, न कि सिर्फ सिद्धांत निर्माण में लगे रहना चाहिए। चौथी विशेषता है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवाद ने सामाजिक मूल्यों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। यह स्थिति अच्छी नहीं है। हमारा सारा ज्ञान मूल्यों पर टिका हुआ है। यदि मूल्यों को ज्ञान की प्रेरणा शक्ति नहीं माना जाता तो ज्ञान के दुरुपयोग का खतरा बना रहेगा। राजनीति में मूल्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान के नाम पर मूल्यों को राजनीति से बाहर नहीं किया जा सकता।
तो जो उत्तर व्यवहारवाद है वह मूल्यों पर बल देता है। वह कहता है कि राजनीति विज्ञान में मूल्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जबकि जो व्यवहारवाद है वह मूल्यों पर बल नहीं देता है, केवल तथ्यों पर बल देता है। 5वां पॉइंट है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति वैज्ञानिकों से यह मांग करता है कि बुद्धिजीवियों के नाते उन्हें समाज में बड़े बड़े काम करने हैं। मानव मूल्यों की रक्षा करना उनका विशेष दायित्व है। यदि वे तटस्थता के नाम पर सामाजिक समस्याओं से दूर रहेंगे तो उन्हें समाज में उचित सम्मान और उचित जगह नहीं मिलेगी। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है वह बुद्धिजीवियों की सकारात्मक भूमिका को स्वीकार करता है, यानी कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उन्हें समाज की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। छठी विशेषता है कर्मनिष्ठ विज्ञान, एक्शन साइंस या फिर अप्लाइड साइंस, यानी कि अनुप्रयुक्त विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण का कार्य करना चाहिए। ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। ज्ञान का क्रियात्मक होना आवश्यक है। तो ये तो गया छठी विशेषता या छठा पॉइंट, यानी कि कर्मनिष्ठ विज्ञान या अनुप्रयुक्त विज्ञान, यानी कि हम जो राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दे रहे हैं उसका कुछ सामाजिक उपयोग होना चाहिए। 7वीं विशेषता है व्यवसाय का राजनीतिकरण। जब यह स्वीकार कर लिया जाएगा कि बुद्धिजीवियों को एक सकारात्मक भूमिका निभानी है, तब सभी व्यवसायों को राजनीति से संबद्ध करना अनिवार्य भी हो जाएगा और वांछनीय भी हो जाएगा। तो इसकी लास्ट विशेषता यह है कि जो सभी व्यवसाय हैं उनका राजनीतिकरण होना चाहिए, यानी कि जो सभी व्यवसाय हैं उनको, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सभी व्यवसाय हैं उनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति रचनात्मक कार्य करती है। तो 7वीं विशेषता हो गई व्यवसाय का राजनीतिकरण। अब देखते हैं इसकी कुछ समस्याएं। इसकी वैसे कुछ खास समस्याएं नहीं हैं, क्योंकि यह व्यवहारवाद में कुछ सुधार करता है, इसलिए इसकी कोई विशेष समस्याएं नहीं हैं। लेकिन चूंकि हम राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ता हैं, इसलिए हमें प्रत्येक जो अवधारणा है, प्रत्येक सिद्धांत है, उनमें कुछ न कुछ कमियां निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी सिद्धांत में कमियां नहीं निकालेंगे तब तक उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। तो इसकी पहली समस्या है उत्तर व्यवहारवाद तकनीक से पहले सार को महत्व देता है, अर्थात शोध का उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है और तकनीक का उपयोग पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पुष्टि के लिए किया जाता है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता, यानी कि अध्ययन है वह पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है। दूसरी समस्या है उत्तर व्यवहारवाद अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के हितों की पूर्ति का साधन है, और इसके नाम पर जो पश्चिमी देश हैं वे विकासशील देशों का नव उपनिवेशवादी शोषण करते हैं। मूल्यों के नाम पर विकासशील देशों का शोषण किया जाता है। तीसरी समस्या है तथ्यों और मूल्यों को एक साथ मिलाकर अध्ययन करने में व्यवहारिक समस्या भी आती है, यानी कि जब हम कोई शोध करेंगे तो हम यह अनुमान कैसे लगाएंगे कि किस मात्रा में तथ्यों को शामिल करना है और किस मात्रा में मूल्यों को शामिल करना है। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा मूल्यांकन। उत्तर व्यवहारवाद मध्यम मार्गी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसने व्यवहारवाद तथा परंपरागत राजनीति में व्याप्त कमियों को दूर कर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। यह परंपरावाद तथा व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि इसने दोनों में गुणात्मक सुधार किया है। तो ये हो गया हमारा उत्तर व्यवहारवाद।